Yes, sir. Welcome, sir. Thank you very well. Good afternoon. You have spared time for us. Yes, आपके लिए समय तो निकालना ही था। सर चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोगों के दिमाग में। जी जी। प्लीज ऑल आवर डाउट्स वंस अगेन आई फॉर्मली वेलकम ऑन भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। अब आरएएस चैनल का मतलब ओनली नॉट ओनली आरएएस बट राइज एंड शाइन इन आवर लाइफ भी है सर। ओह वेरी नाइस। वेरी नाइस। सर आपकी प्रेजेंस से आपके इस कंट्रीब्यूशन से काफी लोगों को फायदा होगा सर। उम्मीद करता फॉर्मली सर हूँ। एक क्वेश्चन हम सबके मन में आता है, जी। तो इस पे आपका ओपिनियन हमको चाहिए कि व्हाट शुड बी द बिगिनर्स गाइड फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ स्पेशली आरएएस दोज हु वांट टू गिव राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, जो उसको अपीयर करना चाहते हैं, कहाँ से सोच शुरू की जाए सर? तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस सर्विस में आने का एक जील होना चाहिए। स्टार्टिंग तो वहीं से है कि एक बार उसकी विल पावर अपनी स्ट्रांग कर ले कि मुझे इन सर्विसेज में जाना है, पहली यस चीज। सर। और फिर ये जो चीजें हैं आमतौर पे होता ये है कि हम लोग बीएससी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में ढूंढते हैं, जब नौकरी ढूंढ रहे होते हैं तब आरएस के बारे में भी एक हमें ख्याल आता है, कोई हमें बताता है। तो ऐसा नहीं करें, शुरुआत में ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन कमिंग इन कॉलेज, ग्रेजुएशन जैसे आप आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तभी से आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मुझे उसके लिए तैयारी करनी है और अकॉर्डिंगली ही अपने नोट्स, अपनी पढ़ाई लिखाई और तैयारियां उसका करनी चाहिए। जैसे मेरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब मैं शुरुआत से ही मेरे मन में यह था कि नहीं मुझे तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, तो मैंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मैंने डिसाइड कर रखा था। तो नोट्स वगैरह सब जो थे मेरे, मैंने अकॉर्डिंगली ही उसको प्रिपेयर किए थे। तो वही चीज़ें काम आती है। बिगनर के लिए यही है कि वो शुरुआत में वो करे, साथ में देखे कि आसपास का माहौल कैसा है, हमारे जो जनरल नॉलेजेस हैं सारी राजस्थान के बारे में, देश के बारे में, वो बढ़ाने की कोशिश करे शुरुआती दौर के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी बिगनर के लिए कि वो पहले नॉलेज लेकर के आए। यस सर। यस सर। सर ये थोड़ा सा गाइडेंस हम लोगों को चाहिए, जी। क्योंकि हम लोग कई बार, हम लोग से मेरा मतलब है कि मेरे पास कुछ बच्चे से आते हैं, पूछते हैं पढ़ने के लिए कि कहाँ से हम शुरुआत करें, इतना लेंथी कोर्स है। अपने आप में वी हैव टू इंटीग्रेट विद, जैसे मान लीजिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी भी है, तो राजस्थान की हिस्ट्री भी है, तो इंडियन हिस्ट्री भी है सर। बिल्कुल। साइंस ऑफ राजस्थान चाहिए तो करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया का चाहिए, पूरा वर्ल्ड का चाहिए। वर्ल्ड का चाहिए। लेंथी सिलेबस है, तो क्या स्टूडेंट्स, जो आपने बिल्कुल वजह फरमाया, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि फर्स्ट ईयर ऑफ हमारा ग्रेजुएशन से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब अगली साल से शायद 4 इयर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने लगेगी विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट्सएवर। तो ये सारा टाइम अगर हम, हमारे जो एस्पिरेंट्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, इवन पेरेंट्स भी देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, तो उन सबको फायदा मिलना चाहिए। और लोग अभी ऐसा कुछ माहौल है कि दोज हु आर सीरियस, वेरी सीरियस, कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं सर कि मैं ये तैयारी ग्रेजुएशन के बाद करूंगा। इस चीज को पिन पॉइंटेडली सर आप समझाएंगे तो हमको बहुत फायदा होगा सर, प्लीज। देखिए ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आज की तारीख में जो कोर्स है, सब्जेक्ट मैटर जो है उसका बहुत वास्ट है। और आजकल या नॉलेज बढ़ती जा रही है कि हर आदमी को लगता है कि या पेपर सेटर को भी लगता है कि ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ। तो मुश्किल ये होती है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं और राजस्थान की इकोनॉमी का आके खत्म करते हैं। सिमिलरली और सब्जेक्ट्स की भी यही स्थिति है। तो ऐसे में यदि आप एक दिन में तैयारी करना चाहेंगे या बीएससी करने के बाद में 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में किसी चीज़ को पढ़ करके और अपना नॉलेज डेवलप कर लेना चाहेंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत से ही ज़रूरी ये है कि हम इसके लिए काम शुरू करें। और सबसे पहले तो ये है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से, कि भाई इसमें ये पढ़ रहे हैं, रेगुलरली उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि आप एक लेवल बना लेता है आदमी अपना जनरल नॉलेज से कि ये तो हमें करना ही है। उसके बाद में ये है कि ये हमने कर लिया, इसके आगे का पढ़ना है, तो उसमें जो भी चेंजेस डेवलपमेंट्स जो भी आते रहते हैं वो आदमी उसके अंदर इम्बाइब कर लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम शुरुआत यस से, यदि हमें जाना है इन सर्विसेज में तो हम तैयारी कर लें। और देखिए जब तक आंख ना कान खुले हुए नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
वहां जाने के बाद में आपके पास में ऐसी ऐसी ट्रिवियल कंडीशंस आती हैं, सिचुएशंस आती हैं जब आपको डील करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप उनके बारे में सब्जेक्ट ही ढूंढते रहेंगे, नॉलेज ढूंढते रहेंगे, तो लेट हो जाएंगे। तो आपके पास में एक बेसिक फंडा तैयार होना चाहिए कि ये तो बेसिक यहाँ तक तो मैंने तैयार कर लिया है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से या और किसी माध्यम से। अब इसके आगे के लेवल पे अपने को तैयारी करनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इस तरीके से शुरुआत से तैयार करना शुरू करें। तो बच्चे में शुरुआत से जब ये 9th क्लास में आता तभी से पेरेंट्स को चाहिए कि वो अखबार पढ़ने की, उसकी या अलग अलग तरीके की मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालें, बजाय इसके कि वीडियो गेम्स खेले या वीडियो उस पर मोबाइल्स पे वो देखते हैं तो उससे नॉलेज गूगल पे अपना शेयर करता रहे, देखता रहे क्या क्या इसके अंदर नॉलेज उनको मिल रही है, वो सारी उसके अंदर डाल दें। ये इंपॉर्टेंट मेरे विचार से। सर मेरे कंसर्न में है कि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया कि रेडीमेड नोट्स, एक तो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, या और एक तरफ बुक्स है बड़े बड़े राइटर्स की। या फर्ज कीजिए जैसे अभी भी आरएएस में 20 मार्क्स का मैनेजमेंट आता है, या 20 मार्क्स का है, लेकिन सर कोर्स अगर देखते हैं तो काफी उसमें पढ़ाई की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज अ पर्सन फ्रॉम बीएससी हैंड वो मैनेजमेंट उनका कभी आया ही नहीं सर। सही बात है। तो अब देखिए उन्होंने स्टार्टअप्स पर, इंक्यूबेशन पे, तो उस व्यक्ति को क्या रेडीमेड नोट्स या कोई अच्छे राइटर की बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, या नोट्स से काम चल जाएगा? वैसे अच्छे राइटर की बुक्स हमेशा ही यूजफुल होती हैं, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि या वो आपको नया आइडिया देती हैं और सोच के लिए एक मौका भी देती हैं। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि जो नोट्स मिलने लग गए हैं, तो वो एक काम तो चला सकते हैं, लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो आपको अपना आइडिया भी लाना पड़ेगा और अच्छे राइटर्स की बुक्स को भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ताकि उसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें। क्योंकि उस नोट्स को तो मैं सोचता हूँ कि 50 ने पढ़ा होगा, 500 भी पढ़ सकते हैं, 5,000 ही पढ़ते हैं, तो वो एक फर्क पड़ता है। लेकिन आदमी को अपना कुछ नयापन उसमें भी दिखाना है उन 500 शब्दों के अंदर या 30 शब्द के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं इन बुक्स को भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। सर आपकी बात से एक बात और मेरे को ध्यान आ रही है कि आंसर राइटिंग एबिलिटी हम लोग ग्रेजुएशन से ही अगर सीखने लग जाएं तो क्या अच्छा होगा? हाउ टू बिल्कुल। राइट बेटर आंसर्स। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं सिखाती हो या हमारे स्कूल्स नहीं सिखाते हो, हम लोग सीखते हैं रेगुलरली। आप देखिए पैसिव राइटिंग सीखते हैं, समरी लिखते हैं हम लोग, या हम लोग वो पैसे जाते थे बचपन में हमारे स्कूल्स के ज़माने में इंग्लिश में, हिंदी में, तो हम लोग उनको भी करते रहते थे रेगुलरली कि भाई इसमें ये क्वेश्चन निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। या पैसिव राइटिंग जो हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं बातों के लिए है कि भविष्य में ये काम आए आपको। अब आज गवर्नमेंट में उस टाइम का मेरा जो पैसिव राइटिंग का या पैसेज डेवलपमेंट का जो इशू हम लोगों ने पढ़े, वो आज बहुत काम आते हैं। जब भी हम नोट्स बनाते हैं या कोई नोटिंग तैयार करते हैं, तो उसमें काम आता है कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसको लिया जा सकता है, किसको छोड़ दिया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं जो आपसे कह रहा था कि नोट्स आप पढ़ रहे हैं और नोट्स के अलावा जो आपने एक्स्ट्रा किताबों से पढ़ा है, उन चीज़ों को गागर में सागर कैसे भर दें। क्योंकि आजकल तो वर्ड्स का मामला है, 30 शब्दों में जवाब देना है, 50 शब्दों में जवाब देना है, 100 में देना है जवाब आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको तो गागर में सागर भरना है कि जो नॉलेज आपके पास में है, जिसको आप 5,000 शब्दों में डिपिक्ट करते हैं, वो 500 या 25 शब्दों में कैसे बता पाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो ये हो गया सर कि वी हैव टू बी वेरी फंक्शनल एज फार एज वोकेब्युलरी पार्ट, ग्रामर पार्ट, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, हमको स्कूल लेवल से ही ध्यान दे देना शुरू कर देना चाहिए। वाइल इन 11th या 12th से हम थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दे रहे हैं इन चीजों पे, 11th 12th में भी इंग्लिश और हिंदी है, और आप इस पेपर में भी इंग्लिश है 80 मार्क्स की, और या हिंदी आ रही है 120 मार्क्स की। सर अभी 2 साल से हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए, हिंदी की मात्राएं भी हमसे गलत हो रही हैं। सही तो है क्या सर। मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं? आप बताएंगे सर हमारे एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि लैंग्वेज पे कमांड नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो आती ही है, चाहे बोलने में आती है। अब रोज हम अखबार में पढ़ रहे होते हैं कि साहब आज उन्होंने ये बोल दिया था, उन्होंने ऐसा, अखबार वाला कहता है इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से है और लोगों के जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाने की वजह से। तो इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं और इसको किस तरीके से भाषा को हम ढंग से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी पड़ेगी। आमतौर पर साइंस के स्टूडेंट जो होता है, वो अपनी बातों को सिम्बल्स के अंदर समझाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वो सिम्बल्स में समझाता है। तो इशू ये हो कि बेटर यही होता है कि आदमी उसको, साइंस वाला भी लैंग्वेज को पार्ट को अपना अच्छा कर ले, तो उसको भी फायदा होगा, आगे भी हर तरीके से वो कर पाएगा।
सर एक क्वेश्चन मेरे मन में फिर आता है कि क्या हम बैठ करके कॉलेज लेवल से ही अपने पर्सनल नोट्स बनाने लग जाएं, तो जी उससे क्या होगा? देखिए, टेलर मेड नोट्स एवरीबॉडी इज स्टडिंग, सभी लोग, मतलब उनको हो सकता है राजस्थान में 10,000 15,000 रेडीमेड नोट्स को लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन राइट मैंने अगर एक अच्छे राइटर की बुक से नोट्स अगर बनाए हैं दैट आर माई पर्सनल, तो मेरे बाई हार्ट भी चले गए वो, तो आई कैन रिप्रोड्यूस देम 15 वर्ड्स में, 40 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज फार एज द ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट इज कंसर्न। इस बिल्कुल। पे आपका क्या विचार बिल्कुल जब आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप उसको किताब को कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। वो इम्पोर्टेंट आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा तैयार रहता है। तो जैसे ही आपको एक वर्ड भी याद आता है उससे रिलेटेड, तो आप तुरंत उसको पूरा आपको रिवाइव हो जाता है कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ था, अल्टीमेटली यू डू इट। तो मेरा ये मानना है कि आप नोट्स को इस तरीके से शुरू बनाना शुरू करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं सर। सर? एक चीज पूछते हैं कई लोग आके कि जी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाऊंगा उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, क्या ये ठीक है सोच? या ग्रेजुएशन के बाद जैसे कुछ लोग एमबीबीएस के बाद देते हैं, बीटेक के बाद देते हैं, बीए बीएससी बीकॉम के बाद, या आजकल तो बीबीए भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या अपियर होना चाहिए सर? इस पर आप थोड़ा सा। एक बड़े अच्छे आप जानते होंगे कहानीकार थे आलम शाह खान, बहुत पुराने हिंदी के राइटर थे। वो मुझे यस। पढ़ाया करते थे, हिंदी की प्रोफेसर थे उदयपुर के अंदर, तो वो मुझे पढ़ाते थे हिंदी। तो एक दिन वो कह रहे थे कि आप लोग जो बीएससी करते हो फिर एमएससी करोगे फिर पीएचडी करने लग जाओगे, यू आर डूइंग नथिंग। आप तो सिंपली अपने ना जो बेरोजगारी को आगे बढ़ा रहे हो। बस अपने आप को ये बेरोजगार सिद्ध ना करना पड़े इसलिए आप उस तगमे को हटाने के लिए आप लोग पढ़े जा रहे हो, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। और ओके सर। उनकी बात मुझे भी बहुत समझ में आई, क्योंकि मैंने तो शुरुआत में स्टार्ट कर लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर से। मैं तो स्टार्टेड था कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो मैंने अकॉर्डिंगली तैयारी की भी है। और बीएससी में आप करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखिए कि जब मैं एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आया तब मैंने आरएस का एग्जाम दे दिया था। तो आप ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके बाद में हुए प्री के बाद में, तो वो भी साथ साथ चले हैं। मेरी एग्रीकल्चर में था तो चूंकि रिसर्च भी उसमें करनी होती है, तो एक फसल लगानी पड़ती है, कोई ना कोई क्रॉप लगानी पड़ती है, तो मैंने वो खरीफ के अंदर सुरगम ज्वार जो होता है वो लगा रखा था। तो सारे सारे काम एक साथ करने होते थे, लेकिन फिर भी अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद करने की सोचते हैं तो ऑलरेडी यू आर 23। आज की स्थिति में अपन देखें तो अब 23 साल की उम्र के अंदर आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ के फिर वापस करते हैं तो आप 25-26 साल के तो वैसे ही हो जाते हैं। तो 30-32 तक तो आपको नौकरी करने का पता ही नहीं पड़ेगा कि नौकरी मिलेगी भी क्या नहीं मिलेगी। तो बेस्ट तरीका उसका यही है कि आप यदि बीएससी से ही प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएशन करके और तुरंत उस एग्जाम में करना है। आजकल 90% से भी ज़्यादा एग्जाम्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन हो यदि चल भी रहा है प्रोसेस में है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो वो आपको अलाउ करते हैं एग्जाम देने के लिए। तो मेरे विचार से यस सर। तो नॉट अ मस्ट, आपको ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोई भी ऐसा रेयरली कोई कोर्स होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता हो। तो आरएस के लिए तो मैं खास तौर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीएससी में ही तैयार हो जाए। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला हो रहा हो उस टाइम देना शुरू कर दें इसको, ताकि क्या होता है कि आपके काफी सारा सब्जेक्ट तैयार होता है ऑलरेडी। यंग भी होते हैं तो आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है उस पीरियड के अंदर, तो आप लोग आसानी से उसको डील विद कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आदमी को जितनी जल्दी हो जाए उतना कर लेना चाहिए। सर आपके आंसर से और बहुत ही लूसिडली आप समझा रहे हैं, हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा होगा, और जो यंगर जनरेशन है हमारी वो भी बहुत बेनिफिटेड होगी। और एक ही थोड़ा सा सोच स्टूडेंट्स में रहती है कि पहले मैं एक बार प्री ट्राई, अगर हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करूंगा, और अगर उसमें हो गया तो फिर इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। क्या Yeah. ये थिंकिंग थोड़ी रिफाइन करेंगे सर इस चीज को, कि हम किस तरह से तीनों को एक साथ लेके तैयारी शुरू से, बिगिनिंग से वी शुड स्टार्ट? थोड़ा सा इस पे इलेबोरेट करें सर। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज है और वो है हमारे विल पावर। वो जितनी स्ट्रांग होगी यस। सब्जेक्ट को करके हमारे कि हमें आगे बढ़ना है, आरएस बनना ही बनना है, जब तक ये मन में विचार नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि आप फिर आप यदि प्री देंगे तो मेन की सोचेंगे, मेंस की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा, कितनी बार वो छूट जाएगा कि साहब मैंने तैयारी नहीं की। मेंस के बाद में इंटरव्यू का जब नंबर आता है तो आदमी तैयारी ढंग से फिर नहीं करता है, तो मालूम पड़ता है कि इंटरव्यू में कहीं ऊंचा नीचा हो गया। तो इन सब स्थिति से बचने का ये है कि पहले दिन से जिस दिन वो आरएस का एग्जाम लेता है, टेकअप करता है, उस दिन उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे प्री भी देना है,
मुझे इसके बाद मेंस भी देना होगा और एंड देयर आफ्टर मेरे को इसका इंटरव्यू भी देना है। इन तीनों की तैयारी मुझे करनी है, एक साथ ही करनी है, साथ साथ करते जानी है। तभी जा करके वो कुछ करेगा। आजकल तो वैसे भी काफ़ी कुछ हो गया, क्योंकि जीके जो है, जो प्री में आप पढ़ रहे हैं, मेंस में थोड़ा उसका एलेबोरेशन हो जाएगा, इंटरव्यू के अंदर वो और ज़्यादा ऐड हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो आज की स्थिति में तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम इन तीनों को एक पहली दृष्टि में ही साथ लेकर के चलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ सर, इसका मतलब आपकी बात से ये समझे हमारे स्टूडेंट्स के जी अक्रॉस द लाइन जाके 360 डिग्री से राइट फ्रॉम डे वन किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी आरएएस एस्पिरेंट को पहले ही दिन से तीनों चीजें अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि कुछ भी अगर मेरी लाइफ में नई चीज मुझे नॉलेज मिल रही है, आई शुड कीप इट अप। पता नहीं मेरे से ये कब पूछी जा सकती है। जैसे बिल्कुल। लास्ट टाइम के पेपर्स में पूछा गया था एंजल इन्वेस्टर्स कौन है, इंक्यूबेशन क्या है, इलेबोरेशन एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, तो वो प्योरली सर एमए इंग्लिश लिटरेचर के लेवल से किया गया है। इसलिए मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की थी। तो मार्केटिंग का देखिए, जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या बीकॉम हैंड है, उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत मार्केटिंग का आइडिया है। बिल्कुल। अदरवाइज मार्केटिंग का भी क्वेश्चन आते हुए देखा गया है। सिलेबस बहुत वास्ट है सर, और उसकी तैयारी आपने बिल्कुल हमको ठीक समझाया कि राइट फ्रॉम डे वन ग्रेजुएशन से ही कर देनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात ये भी आपकी बात बिल्कुल फैक्ट हो रही है सर कि बुक्स हमको अच्छे ऑथर्स की लेनी चाहिए, और क्योंकि रेडीमेड नोट्स दे मे बी समटाइम्स वेरी कॉमन। बिल्कुल। अगर आपने दूसरे ने भी वही जवाब लिखा है तो उस जवाब में उतने ही मार्क्स मिलेंगे सबको इक्वल, जैसे आसपास मिल जाए। क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैटर करेगी इस तरह के एग्जाम में। इसी सीरीज में सर ये और मुझे बताइए कि 9 से लेकर 12th तक की बुक्स बताई जाती हैं हमको सोशल मीडिया पर पे, कई जगह पे कॉमर्शियल सेंटर्स पर भी। उनका कितना रोल है टू मेक द फाउंडेशन? देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं 9 to 12 की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस बारे में कि ये बेसिक्स की डील करती हैं। और मेरे टाइम से भी, बहुत पहले से भी, जितने भी ये कॉम्पिटिटर्स हैं, देने वाले एग्जाम देने वाले लोग हुए हैं, वो सभी इस पे देखते हैं कि साहब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेगा। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी उसी के अंदर पढ़ लीजिए, तो सारा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से और ऑथेंटिसिटी के साथ में है, इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि 9वीं से 12वीं की जो किताबें हैं वो, और सबसे बड़ी बात, बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा के अंदर लिखी हुई है, तो आप आराम से इसको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आती। तो जैसे जैसे आप हायर अप्स में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तो किताबें जो है वो ऑथर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें मूड में चेंज आता रहता है किताबों की। तो वो सारी चीज़ें उसमें नहीं है, वो बेसिक्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। वो हम भी पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसमें जो भी एडिशन करना है, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, वो हम कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक क्वेश्चन और, कई क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपकी मौजूदगी में मेरे दिमाग में, कि क्या केवल सेल्फ स्टडी से भी बिना कोचिंग अटेंड किए कोई कैंडिडेट ही और शी कैन कट अक्रॉस द आरएएस एग्जाम? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। टैलेंट कहीं किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिसने कोई कोचिंग वोचिंग कभी कुछ की नहीं थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एमएससी करते करते ही मैं इस नौकरी में आ गया। मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसको एग्जाम को दिया था, और लास्ट सेमेस्टर जब मैं अपना फाइनल कर रहा था तो करीब 7 दिन की बेरोजगारी मेरी रही। तो ये फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करते करते मैं इस सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट भी हो गया था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। अब ये देखिए कि 20 फरवरी 89 को शायद मैंने अपना फाइनल वाइवा ओसी दिया था, और यस। 27 फरवरी को मैंने स्टेट सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया। एक सप्ताह ग्रेट का सर। बेरोजगारी रही। तो वो सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, कर सकता है आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कोचिंग करना चाहे तो करना चाहिए उसको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कर सकते हैं इंडिविजुअली भी, यदि पढ़ता है तो आदमी क्यों नहीं पढ़ सकता। बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी, 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी, कहीं कहीं से अपना लिटरेचर जुटाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें या तो। सर, पेरेंटिंग रोल के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि जो वो एस्पिरेंट हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, सभी बच्चे मेरी नजर में टैलेंटेड हैं, पेरेंट्स का कितना रोल यू मेजर इन सक्सेस इन कॉम्पिटिशंस लाइक आरएएस? पेरेंट्स का 50% से ज़्यादा रोल है। यदि 50% बच्चे का है तो 50% पेरेंट्स का भी है। वो जो मोरल बूस्टअप करते हैं, और जो बच्चे में वो एक भावना भरते हैं ना कि ये तुम कर सकते हो,
वो पेरेंट्स के सिवा दुनिया में कोई नहीं भर सकता। यस सर। टीचर है तीसरा जो ये काम कर सकता है। तो ये जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिहाज से भी, कि वो चाहें तो वो बच्चों को इस तरीके से डील कर दे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग खुद भी कभी आरएसआईएस बनने के लिए सोचे नहीं। एंड सेकेंडली ये हुआ कि हमारी कम्युनिटी जो है वो तो हमेशा से इंजीनियर डॉक्टर ये बनने की सोचती है। तो कुछ इस तरह का वो है कि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल हो। अच्छी बात है कि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, पेरेंट्स की नई पीढ़ी, उन्होंने इस बात पे सोचा है और वो अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ भी डाइवर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से बड़ा लिक्रेटिव बनाया है कि हाँ ये सर्विसेज बहुत काम की हैं, अच्छी हैं और इनमें जाया जा सकता है, नौकरी मिल सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से बच्चे तैयारी करें और पेरेंट्स जो है उनको मोरल बूस्टअप करके रखें हमेशा से। ये नहीं आजकल पैम्परिंग करते हैं मोरल बूस्टअप की जगह पे, पैम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये है कि उनको पीछे से हाथ रखा हुआ है पेरेंट्स का, ये तो बच्चों में बात आनी ही चाहिए। और पेरेंट्स को जब मौका मिले वो उनके लिए मेहनत करें, हेल्प कर दें उनको जो भी संभव हो। सर एग्रीकल्चर साइड से, एग्रोनॉमी साइड से होने के बाद भी सर आपने, मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे जी। सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में कैसे महारत हासिल की सर? कंपटीशन जैसा आ गया वैसा उस समय भी था सर, तो आपने इतने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया सर? ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है सर, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन टू मी। गुनेश जी, ये सारी चीजें जो मैंने आपसे कहा था कि बच्चा शुरुआत से ही न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दे, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दे, तो उससे काम बनता है। आप ये देखिए, जब लैंग्वेज का मामला था तो मेरे फादर को मैंने कहा कि मेरे को इंग्लिश में बहुत, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा 9, 10, 11, 12। तो मेरे फादर से यस मैं, आप तो एक इंग्लिश का अखबार मंगवाते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप तो हिंदी यस। का, मैं उससे पढ़ नहीं पा रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी में ज़्यादा उसको। तो ही सेड कि जब तक मैं हूँ तब जी। तक का पेपर ही आएगा। और हम्म। पूरी ये थी कि हमारे ज़माने टीवी होते नहीं थे, तो न्यूज़पेपर से ही आपको न्यूज़ लेनी होती थी, पढ़ता था मैं उनसे न्यूज़पेपर्स को। अब वर्ड्स एग्जैक्टली। से पूछता था तो वो डिक्शनरी मुझे बताते नहीं थे, डिक्शनरी में देखो ये कहते थे। और डिक्शनरी में देख लेने के बाद वो मुझसे कहते थे कि अच्छा पढ़ लिया ऐसे, कि ये मीनिंग वो होते हैं। तो 5 मीनिंग जो है वो डिक्शनरी की बिल्कुल लाइन में होते थे मीनिंग, इतना अगले आदमी की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और फारसी के अंदर वो कमांड थी। लेकिन उनका ये कहना था कि किताब में एक, यदि डिक्शनरी में एक वर्ड देखने जाओगे तुम 5 शब्द और भी सीखोगे। तो मजबूरी में मैंने वो अंग्रेजी में बिल्कुल सही बात है सर। कर लिया। फिर उसके बाद में लिटरेचर का यहाँ तक सवाल आता था, तो घर में धार्मिक साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह आया करते थे रेगुलरली, मैं वो पढ़ता था, तो उनसे भी काफ़ी नॉलेज आप इम्बाइब करते हो। लेकिन न्यूज़पेपर जो है ना, शुरुआत से पढ़ने की भी आदत है। तो बच्चा आजकल यस। देखता है कहाँ एग्जीबिशन लग रही है, कहाँ पे अपने को आज घूमने जा सकते हैं, पापा को कहाँ पकड़ के ले जाएं, उन चीज़ों के बजाय नॉलेज लेवल पे जाएं कि इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है देश की, या देश की ज्योग्राफी में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या किस तरीके से नदियां परेशान कर रही हैं, या जो भी आपका पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो कैसे हो रही है। यदि ये चीज़ें सीखना शुरू करेगा बेसिक्स, तो जब वो पढ़ने के आरएएस की स्टाइल में आएगा ना, उस टाइम उसको काफ़ी कुछ ज्ञान हो चुका होगा, तो छोटी मोटी चीज़ें उसको ऐड करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत से ही पढ़े अखबार तो बात बने। पेरेंट्स को मैं तो ये यस। रिक्वेस्ट करूंगा कि अखबार के लिए बच्चा कहता है तो तुरंत उसको अखबार वगैरह करवाएं। आजकल तो ई अखबार न्यूज़पेपर आने लग गए, तो बच्चे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आजकल पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ें रेगुलरली, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। और एक चीज़ जो यस। एक बड़े, आप जानते होंगे शायद, एक आईएएस अफसर हैं परमेश्वर जी, रिटायर हो गए अब तो, यस। लेकिन मैं जब उनसे प्रोफेशनल जब मैं था और उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा अच्छे से कभी भी तुम्हारी रात को सोना उससे पहले ये कोई किताब जरूर पढ़ना। यदि यस कोई सर। अच्छा नहीं कर पाया तो कारण उसका यही है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को अपनी गांठ बांध लिया और आज तक कुछ ना कुछ मैं पढ़ता ही हूँ, रेगुलरली कुछ भी पढ़ूंगा। तो यही चीज़ें जो बच्चे शुरुआत से भी आदत डाल देते हैं, तो फिर आप ये देखिए पीछे नहीं देखेंगे, फिर ज़्यादा उनको जरूरत पड़ेगी नहीं पीछे देखने, कुछ ना कुछ नया पढ़ते ही रहेंगे, सीखते रहेंगे। सर यू एंजॉयड अ वंडरफुल कैरियर, मोर देन 30 years इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या या कोई डिफिकल्टी और चैलेंज कभी आया ही नहीं? ये केक वॉक है सर, बहुत इजी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से यदि देखें कोई अफसर बनता है तो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है नौकरी करना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस युग में आगे बढ़ रहे हैं, वो और कठिन होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी उस परेशानी को एंजॉय नहीं करते तो आपकी वो परेशानी जो है वो आपके माथा के बैठने लगती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप नौकरी में आए हैं, इस नौकरी में जहाँ पे लोगों की परेशानियों को ही दूर करना आपका ध्येय है, तो आपको उन यस सर। परेशानियों से जूझना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। यदि वो आप उसमें झील डेवलप कर लेते हैं कि नहीं मैं तो इससे ओवरकम करके रहूंगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो नौकरी जो है ना कहने की है।
अकाउंट्स के अंदर आदमी को जो है वो कहता है नहीं साहब, सब कहते हैं ये काम होना चाहिए, मैं कहता हूँ साहब ये काम नहीं होना चाहिए, रूल में नहीं आता। तो अब यस आपके सर। पास डबल स्किल होना जरूरी है कि मेरी ना के अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी मना भी करते बुरा भी ना लगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था नेगेटिविटी के वाला। लेकिन इन सब बातों में होता ये है कि आपको अपनी एक लॉजिक डेवलप करनी पड़ती है हर चीज के लिए कि साहब ये सही है, ये गलत है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, या इसको करना है, मजबूरी है, बहुत अच्छा काम है, करना जरूरी है, रूल्स में नहीं आ रहा है, तो हम इसको कहाँ से रूल्स में रिलैक्स करवा करके ले आए कि ये काम हमारा हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक ऑफिसर को आनी चाहिए, उसकी क्वालिटी में है, उसके नेचर में होना चाहिए कि साहब ये काम करवाना है, इस तरीके से हो सकता है तो इस तरीके से, जिस तरीके से भी हो सकता है उसको करवा के लेके आना, यदि जेन्युइनली वर्क किसी आदमी का हेल्प होती है तो ये दूसरी चीज ये है कि मैंने आज तक जितने लोगों को काम किया वो जेन्युइनली किसी आदमी को हेल्प करने के लिए किए हैं, तो सरकार के हाईएस्ट लेवल तक भी यदि मैं कभी गया तो कभी परेशानी नहीं है, सरकार ने भी उसको हेल्प ही किया कि हाँ नहीं इसको कर दो, काम होना चाहिए ये वाला। ये है। सेकेंडली ये है कि आप नौकरी को नौकरी की तरह से देखते हो कि सब तनख्वाह मिल जाए एक तारीख को, इसके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आप कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते, फिर तो हमेशा नेगेटिविटी के साथ दुखी रहता है आदमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये देखिए मैं उदयपुर था 30 साल से, मेरा कंफर्ट जोन उदयपुर के अंदर था कि मैं उदयपुर में ही रहूँ, बट आई वॉज यस सर। कॉल टू जयपुर कि नहीं आपको डायरेक्टर बनना है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आई हैप्पीली केम अप। ठीक है, किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। मैं यहाँ भी एंजॉय कर रहा हूँ, आज भी मैं अभी जो ऑफिस आके आया हूँ। तो ये हमेशा की चीजें हैं, आपको इसमें इसको एंजॉय करना है, बजाय इसके लोग कहते हैं अरे क्या करते हो संडे को भी आपको ऑफिस आना पड़ता है। अरे वे कोई ये बात नहीं, नौकरी कर रहे हैं तो क्या बात, 24 घंटे की नौकरी। तो ये शुरुआत में आदमी को डेवलप करना जरूरी है। सर आपने इतना अच्छी तरह से लूसिडली, बहुत ही सरल भाषा में हमारे स्टूडेंट्स को और उनके वेल विशर्स को, पेरेंट्स को, पीयर्स को, उनके बच्चों के फ्रेंड सर्कल्स को, आई होप आपके इस इंटरव्यू से बहुत फायदा होगा। वंस अगेन मिलियन थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। भुवनेश माथुर आरएएस चैनल पर मैं आपका वंस अगेन इस्तकबाल करता हूं सर। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमको समझाई एंड एवरीथिंग यू हैव कवर्ड सर। बिना मेरे क्वेश्चन पूछे ही आपने मेरे मन की बातें जान ली सर। मैं ये भी कहना चाहूंगा सर आपकी शान में कि यू आर अ वेरी गुड मैनेजर। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को 106 करोड़ के प्रॉफिट से 147 करोड़ के प्रॉफिट में एक ही साल में पहुंचा दिया सर। तो ये अचीवमेंट गवर्नमेंट सेटअप में तो बहुत बड़ी चीज है सर मेरे लिए। आपने ये कैसे करिश्मा करके दिखाया सर? ये एक साल में नहीं हुआ, ये 2 साल बाद हुआ, थर्ड ईयर के अंदर जाकर के हो पाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वो चीजें देखनी होती है कि आप ईमानदारी से किसी चीज पे जुटे। अब जिस कंपनी में मैं वहाँ काम कर रहा था उदयपुर के अंदर, वहां पर आपका लिग्नाइट को उठाने की प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पे आपको लाइम स्टोन को उसी क्वांटिटीज को लेने की दिक्कत आ रही थी, तो इन पे हम पीछे पड़े किसी भी तरीके से। तो जो लिग्नाइट एक सेल जैसी कंपनी हमसे लेती है लाइम स्टोन, तो वो ले रही थी कहीं 22 लाख टन ले रही थी, हमने उसको 34 लाख टन तक पहुंचा दिया। रॉक फॉस्फेट के बारे में ये था कि हमारी रेटें बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उसको रिड्यूस करके और इंटरनेशनल लेवल पे ये कर दिया कि जितनी भी रेटें होगी मैं इंटरनेशनल लेवल से उसे $2 कम करके रख दूंगा। तो उससे ये फर्क पड़ा कि भारत के जो आम लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनमें विश्वास आ गया कि भाई ये कंपनी का है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट आपको पता होगा मोनोपोली आइटम है एक तरीके का, स्टेट्स का, राजस्थान स्टेट का मोनोपोली आइटम है। तो उसमें हम लोगों की रेट बहुत ज़्यादा थी, लोग इम्पोर्ट कर रहे थे। जब हमने उसकी रेट को थोड़ा कम करके और ये करके किया कि नहीं किसानों के फायदे के लिए हमें जरूरी है कि हम उसको सस्ते में बेचें, तो हमने जब उसके $2 कम कर दिया, हमेशा मैंने यही उनको ये मैसेज किया कि इंटरनेशनली अब जो भी रेट होगी उसे $2 मैं कम करूंगा और इसको करूंगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लाइंट्स चले गए थे, कस्टमर्स वापस लौट करके आए और अल्टीमेटली हमसे माल लेना शुरू कर दिए। तो 12 लाख टन हम सेल कर पाए, जबकि 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख टन से ज़्यादा हम कर ही नहीं पा रहे थे, तो उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। ये तो क्वांटिटी बढ़ा देने से हमें काफ़ी अपने प्रॉफिट में फर्क पड़ा। तो ये चीज़ें जो है वो सीखने की बात। फिर जो कंपनी, जहाँ कंपनी के अंदर जहाँ आपको लगता है कि ये माइंस अब काम की नहीं रही, बेकार हो गई हैं, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं लगती, तो वहाँ आपको बंद भी करना पड़ेगा। आमतौर पे हम लोग यही करते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक किसी का, जैसे अपनी इंडियंस की आदत होती है ना कि किसी भी चीज़ को आखिरी तक उसको निपटाते रहते हैं कि भाई ये इसको इतना सा बाकी रह गया ना, इसको भी निपटा लेते हैं। जैसे मास्क में होता है, आदमी रेशे रेशे निकल जाते हैं फिर भी लगाए रखता है कि जब तक फट नहीं जाएगा तब तक मास्क लगाए रखूंगा। तो वो वाली जो मेंटालिटी है उसको बंद करने के, कंपनी में कम से कम वो उसको बंद करना होता है। उसकी जगह यही करना होता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो गई तो यहाँ से कोई और संभाल लेगा जो इसको इकोनॉमिकली आगे वायबल बना सकता हो, हम यहाँ भी बंद कर लेंगे। क्योंकि कंपनीज की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनका अपना एक एस्टेब्लिशमेंट उसको चलाना होता है। तो ये चीज़ों से काफ़ी फायदे हैं, तो वो प्लग कर दिए।
प्राइवेटली हम कर ही रहे हैं सारे काम, हम लोग अपने जो प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग करवा रहे थे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर मशीनें बार बार खराब होती थी, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कंपनी के पार्ट्स ही लगाने हैं पर्टिकुलर मशीन के अंदर, जो भी मशीनें आएंगी। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। तो लगता है एक बार कि ये 10 रुपए की चीज़ जो है वो आप 25 रुपये मिल रही होती है किसी कंपनी का कोई पार्ट, लेकिन वो 25 रुपये के बाद काम भी करता है, तो 4 गुना चलता भी। वो सारी चीज़ें इसमें हमने इम्बाइब की, तो वो तीसरे साल हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना बढ़ के 147 पे आ गया। ग्रेट सर, आई होप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आपकी प्रेजेंस का, आपके इंटरव्यू का बहुत बहुत फायदा होगा। और ऐसे ही समय समय पर सर आके एनकरेज करते रहिए हम लोगों को। एंड आई विश यू गुड लक एंड गुड हेल्थ टू यू ऑलवेज। और आपसे काफी सीखने को मिला। मिलियन थैंक्स विद दिस सर, एंड वी स्पेंड नाइस टाइम। मिलियन थैंक्स वंस अगेन सर, थैंक यू थैंक फ्रॉम यू। देखिए, भुवनेश मुझे माथुर। होती है यंग पॉपुलेशन के साथ बात करते हुए, यूथ से बात करते हुए मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपको जब भी किसी को भी आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा, मैं तैयार हूँ उसको हेल्प करने के लिए, भी कोई दिक्कत नहीं है। और श्योर आप सर, बुलाएंगे जब भी मेरा इंटरव्यू दोबारा लेंगे, मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए, मैं तो आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। so थैंक यू। nice of you sir. थैंक I यू। eagerly await meeting next time once again. श्योर श्योर श्योर। Thank you sir. वेलकम। Thank you थैंक sir.